दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला स्टार्ट करेंगे और आज जो डेट है वो 29 अगस्त। आज के दिन दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के खिलाड़ी थे। उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि स्टेट एग्ज़ामों में पूछा जाता है हिंदी, और इस समय जो है यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये पढ़ना आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले देखिए वर्ण देखते हैं, वर्ण क्या होते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। उन्हीं ध्वनि को वर्ण बोला जाता है। जैसे अ, ई, क, च आदि, ये सब आपको वर्ण है। ये सारे जो है वर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्णमाला क्या होते हैं। चलिए, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें स्वरों की संख्या 13 है। ठीक है दोस्तों, हमने इसके पहले पढ़ा वर्ण किसको बोलते हैं, फिर उन्हीं वर्णों का एक व्यवस्थित समुदाय हमने देखा जिनको वर्णमाला बोला जाता है। और वर्णों की संख्या जो है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें स्वरों की संख्या 13 है। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वरों की संख्या वर्णमाला में कितने होते हैं, 13, वर्णों की संख्या 52। ठीक है, चलिए देखिए नोट में क्या है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं, जिनमें 2 उच्छिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्ताक्षर हैं, वही 11 मूल स्वर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब वर्णमाला में कितने मूल व्यंजन हैं। 33 मूल व्यंजन हैं, उनमें 2 उच्छिप्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह है, 4 संयुक्ताक्षर है, वही 11 मूल स्वर है। और इनके बारे में इसमें जो हम देख रहे हैं, उच्छिप्त व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर, मूल स्वर, इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं ये देखते हैं। देखिए, वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए स्वर किसको बोला जाता है। देखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, या फिर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, चलिए देखिए अब स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान देखेंगे कि स्वरों का जो है वर्गीकरण कितने रूप में होता है, उच्चारण स्थान क्या है स्वरों का। चलिए देखिए, स्वरों का वर्गीकरण जो है, इनमें जो है स्वर हमारे जो है देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोला जाता है। देखिए अगला जो है हमारा स्वर है वो दीर्घ स्वर है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या 7 है। तो आप एक बार बोल के देखिए, इनके जो है जो हमने ह्रस्व स्वर देखा अ, ई, उ, री, और जो दीर्घ स्वर है इनको बोलने में उनसे दोगुना समय लगता है, तो इनको जो है दीर्घ स्वर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा है बड़ा अ, ये छोटा अ प्लस छोटा आ से मिलके बना है। ओ देखिए छोटा अ छोटा ऊ से मिलके बना है। ए देखिए छोटा अ छोटी ई से मिलके बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर बोला जाता है। इसका चिन्ह देखिए, ये 5 के आकार का है। ठीक है, जैसे सुनो, राम, इनमें देखिए ये जो है प्लुत स्वर का जो चिन्ह लगा हुआ है एस के आकार का। जैसे ओम होता है ना, तो वो जो है प्लुत स्वर में आता है। आगे देखिए संयुक्त स्वर। वे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ हो उन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे ए, ओ, औ, ये जितने 4 स्वर हैं इनका जो निर्माण है
ये दो स्वरों से मिलके हुआ है। देखिए जैसे ए का निर्माण देखिए अ प्लस ई, मतलब अ का जो है उच्चारण स्थान कंठ है, ये गले वाला जो जगह है ना इसको कंठ बोला जाता है। उसके ऊपर आता है जो जीभ टच करता है उसको तालु बोला जाता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का है तालु, तो इन दोनों के योग से आपका ए बनता है, अ प्लस ई से ए। अय देखिए आ प्लस ई से, जो कि कंठ और तालु है। आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इनके योग से अय का निर्माण होता है। आगे है आपका ओ जो है छोटा और ऊ से मिलके बनता है। और अ जैसे आप देख रहे हैं अ बोल रहे हैं तो कंठ होता है इसका जो है उच्चारण स्थान। ऊ देखिए ऊ में ओठ जो है वो करता है, तो ऊ का जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ है। फिर देखिए औ कैसे बनता है, बड़ा प्लस बड़ा ऊ से बनता है, कंठ और ओष्ठ। तो देखिए यहाँ पे जो है ए जो आपका है कंठ तालु है, इसका उच्चारण स्थान। अय का कंठ तालु है, ओ का कंठोष्ठ है, औ का कंठोष्ठ है। चलिए आगे देखिए अग्र स्वर क्या होता है। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्य करता है, जैसे ई ए अय, तो यहाँ पे जो है आपका अग्र स्वर होता है। ये जिनका जो है जीभ का जो है अग्र भाग कार्य करता है इनको बोलने में, तो उन्हें अग्र स्वर बोला जाता है। आगे देखिए मध्य स्वर किसको बोलते हैं। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उन्हें मध्य स्वर बोला जाता है। जैसे अ, इसमें जीभ का जो है मध्य भाग जो है कार्य करता है, इन्हें मध्य स्वर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए पश्च स्वर किसको बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर बोला जाता है। जैसे आ उ औ ओ आ। तो हमने देखा यहाँ पे अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है। अग्र स्वर जिनमें जो है जीभ का अग्र भाग कार्य करता है उन्हें अग्र स्वर बोला जाता है। मध्य स्वर जिनमें जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उन्हें मध्य स्वर बोला जाता है। पश्च स्वर जिनमें जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर बोला जाता है। इनका उदाहरण भी हमने देखा। अब देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर हम लोग देखते हैं स्वरों का प्रकार। तो सबसे पहले देखिए विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर बोला। जैसे आ, एक बार बोल के देखिए आप, आ, इसमें विवृत स्वर है जो कि मुख जो है पूरा खुलता है। ठीक है, आगे अर्ध विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे अ ऐ औ आ, ये जो है अर्ध विवृत स्वर है, इसमें मुख जो है आधा खुलता है। आप बोल के देखिएगा, आप घर पे आप बोल के देखिएगा, चेक करिएगा कि मुंह पूरा खुलता है आधा खुलता है। ठीक है, तो अर्ध विवृत मतलब अर्ध मतलब आधा होता है, इसमें मुख आधा खुलता है। चलिए आगे देखिए संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है इन्हें संवृत स्वर बोला जाता है। जैसे ई ऊ, ये आपका संवृत स्वर है। ठीक है, आगे देखिए अर्ध संवृत, अर्ध मतलब आधा बंद रहता है, इसमें मुख उच्चारण करते समय ए ओ। ठीक है, चलिए अब देखिए ओठों की स्थिति के आधार पे हम देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर देखिए, पहला है अवृत मुखी स्वर। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंसंट्रेट करिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत मुखी स्वर बोला जाता है। ठीक है, जैसे अ आ ई ए ऐ, ये अवृत मुखी स्वर हैं। इन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं। आगे वृत्तमुखी स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार होता है उन्हें वृत्तमुखी स्वर बोला। जैसे ऊ ओ औ आ। देखिए ऊ, इसमें ओठ जो है मुख जो है गोलाकार हो रहा है, ऊ ओ औ और आ, ये जो है आपका वृत्तमुखी स्वर है। आगे देखिए सघोष, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सघोष एग्जामों में हमने देखा है, कई एग्जामों में पूछा है। देखिए सघोष, स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, जितने भी स्वर हैं 11 स्वर हैं, ये सभी जो है सघोष हैं। ठीक है, जिनमें कंपन होता है उन्हें सघोष बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए अनुनासिक, तो ये ध्यान रहेगा आपको, सघोष जो है जितने भी स्वर हैं वो सब सघोष होते हैं। अनुनासिक देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें अनुनासिक बोला जाता है। जैसे गांव, दांत, आंगन, इनका उच्चारण जो है मुख और नाक दोनों से हो रहा है, इन्हें अनुनासिक बोला जाता है। अभी सघोष के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे देखिए निर्नुनासिक, निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्ण है। ठीक है, जो निर्नुनासिक है ये मुंह से ही बस केवल बोला जाता है। जो अनुनासिक है ये मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है, जैसे गांव, दांत, आंगन। ठीक है, आगे देखिए अयोगवाह जो है 2 होते हैं। देखिए अंग और आहा, ये जो है आपके अयोगवाह कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
अयोग वा अंग और आहा। चलिए आगे देखिए, अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने स्वर में देखा, जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर बोला जाता है, जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और उसी का उल्टा से हम देखिए व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे ख प्लस अ, ख, प धन अ, प। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन में अ ध्वनि छिपी रहती है। व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें व्यंजन देखिए, एक स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह 25 व्यंजन हैं। ठीक है, मतलब कि जिन भी व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ आपका मुंह के किसी भाग से टच करता है उन्हीं को जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जीभ टच करती है उसको बोलने में, उसका उच्चारण करने में। जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, होंठ है। कंठ जो है गले वाला स्थान है, तालु जो है गले के ऊपर जब जीभ टच करती है ना उसको तालु बोला जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं हम तो जो खुरदुरा स्थान आता है वहाँ पे जब जीभ टच करती है तो उसको मूर्धा बोला जाता है। और किसी वर्ण को बोलने में, किसी व्यंजन को बोलने में दांत जब लगता है तो उसको जो है दांत बोला जाता है। ओठ तो आप लोग जानते हैं, ओष्ठ होता है। ठीक है, इसमें देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो भी व्यंजन हैं इनको अनेक अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे क ख ग घ है तो उसको क वर्ग बोला जाता है। फिर च वर्ग आता है आगे, फिर ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। अब हम देखिए, हमने अभी ऊपर आपको बताया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। तो देखिए हमने ये लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले देखिए क वर्ग, ये जो है क वर्ग का जो भी व्यंजन है उसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। फिर जो कि देखिए अ, आ और ह, ये सब जो है कंठ, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। क वर्ग का कंठ है। फिर आगे देखिए च वर्ग, इसका जो है तालु है। जो आपका गला है उसके आगे जब बढ़ते हैं, जब जीभ टच करते हैं उसको तालु बोला जाता है। इसमें च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, इया। और प्लस इसमें देखिए ई, य, स, ये सब जो है तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका आता है ट वर्ग। ट वर्ग मूर्धा होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ंग। फिर र, स, री, सब मूर्धा से बोला जाता है। जो खुरदुरा वहाँ पे टच करती है जीभ तो उसको मूर्धान बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए दंत, दांत से जो दांत जब टच करते हैं त, जैसे दांत में जब जीभ टच करती है तो उसे दंत बोला जाता है। ठीक है, जैसे त, थ, द, ध, न, ल और स, ये सब दंत वर्ण में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए ओष्ठ, प वर्ग। प वर्ग का जो भी है वो आपका ओठ में आएगा, ओष्ठ में आएगा। जैसे प, फ, ब, भ, म, उ और उ। इन व्यंजनों को आप बोलेंगे, इन स्वरों को, तो आपको जो है आपका जो जीभ है, जो ओठ है, वो जो है आपका कार्य करता है इसमें। ठीक है, तो इसको ओठ बोला जाता है। आगे देखिए कंठ तालव्य, कंठ तालु, ए और ऐ, ये जो है आपका कंठ तालु है, ए और ऐ। कंठोष्ठ ओ, औ, कंठोष्ठ ये दो स्वरों से मिलके बना है, ओ और औ, और ए और ऐ। ठीक है, और दंतोष्ठ देखिए व और फ। ठीक है, चलिए नासिक्य, एक होता है नासिक्य, अंगा, इया, ण, न, म, ये सब नासिक्य जो नाक से बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क वर्ग कंठ होता है, च वर्ग तालु होता है, ट वर्ग मूर्धा होता है, त वर्ग दांत होता है, प वर्ग ओठ होता है। आप लोग घर पे हुए तो वहाँ पे आप बोलिए एक बार, देखिए प बोलिए, प दोनों ओठ टच करता है, यहाँ पे ओठ हो गया। भ दोनों ओठ टच करता है, भ हो गया। मूर्धा, मूर्धन में देखिए ट, जीभ जो है खुरदुरे स्थान पर टच करे ना, ट। और देखिए आपका जो क वर्ग है उसमें देखिए क, एक गले से जो है बोला जा रहा है, तो ये क, ये जो है कंठ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन देखिए, वे व्यंजन जो उच्चारण के समय मुंह के भीतर ही रहे, जैसे य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, वे व्यंजन जो उच्चारण के समय मुंह के भीतर ही रह जाए, ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है
आपके स्टेट एग्जामों में आप जितने भी पेपर उठा के देखेंगे, हर एग्जाम में अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछा है। और क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। य का देखिए उच्चारण स्थान तालु है। र का दंतमूल मतलब दंत से, र दंतमूल मसूड़े से, ठीक है। ल दंतमूल है, व दंतोष्ठ है, हमने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। आगे देखिए उष्म व्यंजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उष्म व्यंजन स्टेट एग्जामों में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, हर पेपर में आप देखेंगे, कोई भी पेपर हो उनमें पूछा जाएगा ये दोनों चीज़, जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न होता है, उष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। रगड़ से होता है, वायु से होता है, ठीक है। देखिए जैसे बड़ा स, खट्टी स, छोटा स और ह, इनकी भी संख्या 4 है। स का उच्चारण स्थान देखिए बड़े स का तालु, खट्टी स का मूर्धा, छोटा स का दंत, ह का कंठ के भीतर है, ठीक है। अर्ध स्वर किसको बोलते हैं, य और व को अर्ध स्वर बोला जाता है। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, अर्ध स्वर, पार्श्विक स्वर, पार्श्विक वर्ण, प्रकंपित वर्ण, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। देखिए अर्ध स्वर य और व, ठीक है। पार्श्विक स्वर, पार्श्विक वर्ण ल, प्रकंपित वर्ण र, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन अंगा और ढ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन के संयुक्त रूप से बनते हैं। देखिए जैसे है आपका छ, ठीक है, दो व्यंजनों के जो है योग से बनते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन में बस 4 ही होते हैं, और एक किसके योग से बनते हैं वो भी आपको ध्यान रखना। देखिए संयुक्त व्यंजन में पहले देखिए छ का हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, क धन खट्टी स से छ बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। त्र देखिए त धन र से बनता है, ज्ञ देखिए ज धन यहाँ से बनता है, और स्र देखिए बड़ा स और र से बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा संयुक्त व्यंजन के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब अघोष तथा व्यंजन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए अघोष तथा सघोष व्यंजन, स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर पहला है अघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे अघोष ध्वनि कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन अघोष होता है। देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ही ना हो, ऐसे मतलब वो रहते हैं व्यंजन वर्ण जो रहते हैं उनको बोलने में कंपन ही नहीं होता है, उन्हें जो हम लोग अघोष ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। और इनका जो है प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन तथा उनके साथ बड़ा स, खट्टी स और छोटा स, ये जो है अघोष में आते हैं, ठीक है। पहला एवं दूसरा जैसे आपका क, ख, ये आपका अघोष है, ये क वर्ग हो गया। फिर आपका जो है च वर्ग में च, छ, पहला दूसरा, ये भी अघोष है। फिर उसके बाद आपका आता है प वर्ग, प और फ, ये भी आपका अघोष ध्वनि है, ठीक है। आगे सघोष या घोष ध्वनि, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसको जो है ध्यान से देखिए आप। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा एवं स्वर तथा य, र, ल, व, ये कौन से व्यंजन है दोस्तों, य, र, ल, व, बताइए तो, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा जो है, हमने देखा क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, तो इनमें जो है प्रथम और द्वितीय ये आपका अघोष ध्वनि है। उसके अलावा जो भी बचते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा तथा स्वर तथा य, र, ल, व, ये आपके सघोष ध्वनि है, ठीक है। आगे देखिए अल्प प्राण, प्राण मतलब दोस्तों होता है हवा, ठीक है। तो उनके आधार पर देखिए अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं और मुंह से हकार की ध्वनि भी ना निकले, उन्हें जो है अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा स्वर, ठीक है, वह स्वर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर व स्वर, ये आपके अल्प प्राण है। पहले में जैसे आपका क जो है आपका अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है, अंगा ये भी अल्प प्राण है, तथा स्वर ये आपका अल्प प्राण में गिने जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा अघोष, अघोष में क्या है, पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर आपका अघोष है तथा तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष है। फिर उसके बाद अल्प प्राण देखा, अल्प प्राण में क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा जो है आपका अल्प प्राण है। उसके अलावा जो बचते हैं दूसरा, चौथा, ये सब जो है महाप्राण है। देखिए महाप्राण क्या होता है,
जिन वर्णों में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकले, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण व छोटा सा, खट्टी सा, बड़ा सा और ह, ये आपका महाप्राण है। ठीक है, देखिए हमने लिस्ट बना रखी है अल्प प्राण और महाप्राण का। ठीक है, अल्प प्राण में देखिए अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष का। अल्प प्राण और अघोष एक लिस्ट में देखिए क, हमने बताया आपको अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और अघोष में क्या बोला, दूसरा और, अघोष में क्या बोला, पहला और दूसरा अक्षर। ठीक है, चलिए अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए अल्प प्राण में पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया और पांचवा हो गया। ठीक है, ये उसी तरह दूसरी लाइन में पहला, तीसरा और पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, उसी तरह हमने आपको बताया अघोष और सघोष। अघोष में पहला और दूसरे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष है, और प्रत्येक वर्ग का उसके अलावा जो बचता है 3, 4, 5 वो आपका सघोष है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बलाघात या स्वराघात क्या होता है। ठीक है, देखिए बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है, जैसे दिन, दीन। ठीक है, जब हम बोलते हैं किसी अक्षर को तो जो बल दिया जाता है उन्हीं को हम लोग बलाघात या स्वराघात बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुतान। अनुतान क्या होता है, देखिए उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जो उतार चढ़ाव होता है किसी अक्षर को बोलते समय, इस देखिए सामान्य कथन में अच्छा, प्रश्नवाचक में अच्छा, आश्चर्य में अच्छा, तो ये जो है आपका अनुतान है। ठीक है, संगम, देखिए शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को संगम कहते हैं। जैसे मन का, माला का मोती, मन का मतलब होता है माला का मोती। ठीक है, फिर मन का, जो इसमें आपका चिन्ह लगा हुआ है, इसे मन से संबंधित भाव अलग अलग हो गया, इसका थोड़ा उसका चेंज हुआ, उसका अर्थ अलग अलग हो गया। हलंत, देखिए वे व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर न मिला हो उन्हें हलंत बोला जाता है। इसका चिन्ह देखिए कैसे है, ये देखिए चिन्ह है जैसे विध, स्वर नहीं मिला उसमें, इन्हें हलंत बोलेंगे। तो दोस्तों हम ये आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा आज का जो है पहला दिन है हिंदी व्याकरण का, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके, लोगों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।